गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले जो क्लास चला था आपका, उसमें हमने द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा किया था। आज मैं फिर से वहीं पे आता हूँ। द्विघात समीकरण आपके सिलेबस में जो पहला टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण तो द्विघात समीकरण आपको याद होगा कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। अब द्विघात समीकरण को समझाने से पहले मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया था कि बीजगणितीय समीकरण किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम बीजीय व्यंजक को शून्य या किसी अन्य बीजीय व्यंजक के बराबर करते हैं तो इसे ही हम बीजगणितीय समीकरण कहते हैं। क्या मैं बोला था कि जब देखिए जब हम बीजगणितीय व्यंजक को शून्य या अन्य किसी बीजगणितीय व्यंजक के बराबर करते हैं या लिखते हैं तो इसे बीजगणितीय समीकरण कहते हैं। देखिए डिफरेंस का, जब हम बीजगणितीय व्यंजक को शून्य या अन्य किसी बीजगणितीय व्यंजक के बराबर करते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बीजगणितीय समीकरण करते हैं। जैसे x प्लस टू क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है तो शून्य, तो क्या हो गया बीजगणितीय समीकरण हो गया x प्लस टू बराबर x प्लस वन। क्या हो गया, ये बीजीय व्यंजक है, इस बीजीय व्यंजक को हमने किसी अन्य बीजीय व्यंजक के बराबर कर दिया, ये क्या हो गया, ये भी आपका हो गया बीजगणितीय क्या हो गया समीकरण हो गया। तो ये हो गया आपका, जहां पर से आपको समझाने का प्रयास किया यहाँ पर हुआ है। इसका मतलब होता है इसको मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब किसी बीजगणितीय व्यंजक को शून्य के बराबर या अन्य किसी बीजगणितीय व्यंजक के बराबर रखते हैं इसे ही हम बीजगणितीय समीकरण कहते हैं। अब बीजगणितीय समीकरण कई प्रकार होते हैं, जैसे एक चर में एक घातीय समीकरण, एक चर में द्विघातीय समीकरण, त्रिघातीय समीकरण, चतुर्घातीय समीकरण। लेकिन आपके सिलेबस में जो यहाँ पे आपको पढ़ना है वो क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को पिछले जो क्लास चला था उसमें मैंने इसको समझाने का प्रयास किया था। अब मैंने इसको समझाने के लिए पहले मैंने एक चर में एक घाती, देखिए एक चर की बात हो रही है यहाँ पे, एक चर में एक घाती समीकरण को समझाने का प्रयास किया था। क्या एक चर में एक घाती समीकरण एक चर में। तो मैंने हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है एक चर में द्विघाती समीकरण पढ़ना है। जो सिलेबस में है आपका एक चर में द्विघाती समीकरण, तो एक चर में द्विघाती समीकरण पढ़ने से पहले ये अच्छा है कि हम एक चर में घाती समीकरण के बारे में जानें। देखिए इसका डेफिनेशन करता है कि एक चर में अज्ञात वह समीकरण देखिए एक चर में अज्ञात वह समीकरण जिसमें चर का
अधिकतम घात अधिकतम अधिकतम एक चर में अज्ञात वह समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात एक हो एक चर में एक घातीय समीकरण कहलाता है। एक घातीय समीकरण कहलाता है। ठीक है। देखिए एक चर में अज्ञात वो समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात एक हो एक चर में एक घातीय समीकरण कहलाता है। इसी को हम दूसरे शब्दों में आसान शब्दों में कह सकते हैं कि या एक घातीय बहुपद को शून्य के बराबर करने पर उसे एक घातीय समीकरण करते हैं। क्या करते हैं? एक घातीय समीकरण करते हैं। एक घातीय समीकरण को जानते हो आप, रैखिक समीकरण भी कहा जाता है। तो जब आप एक घातीय सिर्फ कह सकते हो कि एक चर में एक घातीय समीकरण, एक चर में अज्ञात वो समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात एक हो एक चर में एक घातीय समीकरण कहलाता है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि एक घातीय बहुपद को शून्य के बराबर करने पे उसे ही क्या करते हैं? एक घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है। तो आप जानते हो कि एक घातीय समीकरण का व्यापक क्या होता है? एक घातीय समीकरण का नाम पे पढ़ चुके हो। एक घातीय समीकरण का व्यापक क्या होता है? ax + b, जहां a b क्या है आपका? जहां a ≠ 0 और a b क्या है? अचर है आपके या वास्तविक संख्याएं हैं। तो कहा गया है कि एक घातीय बहुपद को जब शून्य के बराबर होगी, एक घातीय बहुपद का व्यापक क्या है? ax + b। जब ax + b को शून्य के बराबर लिखते हैं तथा a ≠ 0, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही हम कहते हैं एक चर में एक घातीय समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही डिफिनेशन करता है। डिफिनेशन जान सकते हैं आपको। डिफिनेशन करता है कि एक घातीय बहुपद को शून्य के बराबर करने पर उसे एक घातीय समीकरण कहते हैं। जब आप एक घातीय बहुपद को ax + b क्या है आपका? एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप है। जब इसे शून्य के बराबर लिखते हो तो इसे ही क्या कहते हैं? हम एक चर में एक घातीय समीकरण करते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका। अब आ गया आपका जो अब सिलेबस है। सिलेबस है आपका। सिलेबस क्या है? द्विघात। देखिए द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण। देखिए ये है आपको जो पढ़ना है आपको। तो इसमें देखिए इसका डिफिनेशन आप दे सकते हो कि जैसे आप एक चर के रैखिक समीकरण में एक चर का रैखिक समीकरण में जैसे डिफिनेशन दिए थे उसी तरह इसका भी डिफिनेशन आप दे सकते हो। देखिए आप कह सकते हो कि एक ही अज्ञात चर का वो समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे एक चर में द्विघात समीकरण कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं उसको। देखिए एक चर में अज्ञात वह समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे
एक चर में द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं या इसी को आसान शब्दों में कह सकते हो कि जब देखिए या जब द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं तो इसे ही द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए, आप जानते हो कि जिस बहुपद में घात 2 वाले बहुपद को, किसी बहुपद में घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हो? द्विघात बहुपद कहते हो। या जिस बहुपद में अधिकतम घात 2 होती है उसे क्या कहते हो? द्विघात बहुपद कहते हो। यहाँ बोला गया है कि जब द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं तो इसे ही हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो या ये डिफिनेशन हो गया। पहले वाला डिफिनेशन हो गया कि एक चर में अज्ञात वह समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे हम क्या कहते हैं? एक चर में द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाएंगे। देखिए, आप जानते हो कि द्विघात बहुपद का व्यापक क्या होता है? ax² + bx + c। इसे हम 9th में और जब इंट्रोडक्शन वीडियो 10वीं का चल रहा था मई के महीनों में, इससे हम आपको परिचित करा चुके हैं। ये क्या है? ax² + bx + c। ये क्या है? ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। इसे ही जब हम शून्य के बराबर लिखते हैं या रखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं द्विघात। एक चर में द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक चर में द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, जहां a ≠ 0 तथा a b c क्या है? a b c आपके अचर हैं या वास्तविक संख्याएं हैं। ये हो गया। तो देखिए कितना सिंपल है। जब आप द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर लिखते हो इसे क्या कहा जाता है? इसे ही द्विघात समीकरण कहा जाता है। या वह समीकरण या कह सकते हो इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में कह सकते हो कि वह समीकरण जिसमें एक अज्ञात चर में चर का अधिकतम घात 2 होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। कितना आसान शब्दों में कह दिया गया। इस डिफिनेशन को कितने आसान शब्दों में कह दिया गया कि एक ही अज्ञात चर में वह समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। या द्विघाती बहुपद को जब हम शून्य के बराबर लिखते हैं उसे ही द्विघात समीकरण कहते हैं। आप जानते हो ax² + bx + c ये क्या है? द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। जब इसे हम शून्य के बराबर लिखते हैं तो क्या हो जाता है? एक द्विघात समीकरण हो जाता है। जहां a ≠ 0 a b c क्या है? अचर या वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम सीधे आते हैं प्रॉब्लम पे आते हैं। ये हो गया समस्या। क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन था आपका x + 1 + 8 बराबर x + 2 या x - 2। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। आपको यह बताना है कि
यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए इसको हल करने का यह तरीका है, या तो इसको हल करके देखिए, यह जानते हो कि ये बीजगणित समीकरण है क्योंकि एक बीजी व्यंजक दूसरे बीजी व्यंजक के बराबर है। आप जानते हो बीजगणित समीकरण का डेफिनेशन ही दिया गया है कि जब बीजी व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक शून्य या अन्य किसी बीजी व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक के बराबर होता है, उसे क्या करते हैं, उसे ही हम बीजगणितीय समीकरण कहते हैं। तो बीजगणितीय समीकरण है क्योंकि एक बीजी व्यंजक दूसरे बीजी व्यंजक के बराबर है। अब प्रश्न उठता है कि हमको पहचान करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो देखिए एक तरीका यह है कि इसको हल किया जाए। हल करके अगर हम इस रूप में ला दें, देखिए देखिए इसको छूट गया, इसको बताने से पहले एक चीज और छूट गया है आपका, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप। देखिए ये छूट गया था, इसको जरा सुन लीजिए। देखिए जब जिस प्रकार आप बहुपद में चर के घातों को अवरोही क्रम में लिखते हो, किस क्रम में लिखते हो, अवरोही क्रम में से घटते क्रम में। जिस प्रकार आप बहुपद में चर के घातों को अवरोही क्रम में लिखते हो, तो इससे जो रूप बनता है उसे क्या करते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक घातीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद को हम अवरोही क्रम में लिखते, क्या होगा आपका ax + b। क्या हो गया यह, देखिए ये क्या है, यहाँ पे x का घात लिख सकते हैं asb या ax + bx0। देखिए ये क्या हो गया, क्योंकि आप जानते हो इसके पावर 0 का मान कितना होता है, आपका 1 होता है। तो लिखा क्या गया है ax + bx0, यही लिखा गया है। तो क्या हो गया इसमें, देखिए कि जो चर बहुपद में जो चर का घात है ये क्या है, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, एक घातीय बहुपद का जो व्यापक रूप है इसमें हमने क्या है, देखिए ax + bx0, तो जो चर का घात क्या है वो अवरोही क्रम में है, मतलब 1 है, 1 से 0 हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब घात क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, यहाँ पे घटते क्रम में है, अवरोही क्रम में है। इसे क्या करते हैं, इसे ही करते हैं एक घातीय बहुपद का, क्या करते हैं, एक घातीय बहुपद का मानक रूप कहते हैं। क्या करते हैं, एक घातीय बहुपद का मानक रूप कहते हैं, मानक रूप लिख लीजिए। ठीक है, हमने एक घातीय बहुपद के मानक रूप के बारे में ही बताया था कि जब बहुपद में चर के घातों को घटते क्रम में या अवरोही क्रम में लिखते हैं तो उससे जो रूप बनता है उसे ही बहुपद का मानक रूप कहते हैं। एक घातीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद में हमने क्या किया, चर के घातों को घटते क्रम या अवरोही क्रम में लिखा, तो यह जो इससे जो रूप बनता है इसे तो कौन सा इसका व्यापक समीकरण है, एक घातीय बहुपद का व्यापक समीकरण है। ये क्या हो गया, एक घातीय बहुपद का मानक रूप हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें जो चर का घात है उसको हम घटते क्रम में या अवरोही क्रम में लिखे हैं। तो जब हम बहुपद में चर के घातों को अवरोही क्रम में या घटते क्रम में लिखते हैं, इससे जो रूप बनता है उसे ही बहुपद का मानक रूप या स्टैंडर्ड रूप कहते हैं। उसी प्रकार द्विघात बहुपद में भी, द्विघात बहुपद क्या होता है, देखिए उसी प्रकार द्विघात बहुपद का व्यापक क्या होता है, अब जानते हो ax² + bx + c यह है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो व्यापक रूप है, ये व्यापक रूप है, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें जो चर का घात है क्या है, देखिए यहाँ 2 है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद क्या हो गया, चर का घात 1 पे 0 है। तो यहाँ भी द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है किस रूप में है, इसमें जो चर का घात है किस रूप में है, घटते हुए रूप में है, अवरोही क्रम में है। जो चर का घात है किस रूप में है, घटते हुए क्रम में या अवरोही क्रम में है। इसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, इसे कहेंगे द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड मानक रूप कहेंगे। मैंने बताया ही है कि जब द्विघात बहुपद में घातों को अवरोही क्रम में लिखने पे
द्विघात बहुपद में घातों को अवरोही क्रम में लिखने पर बहुपद का जो रूप बनता है उसे क्या करते हैं, द्विघात बहुपद का मानक रूप करते हैं। उसी प्रकार जब द्विघात ये अभी क्या हो गया, यह जब हम शून्य लगा दिए तो ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, जब द्विघात समीकरण हो गया तो जिस पर बहुपद में द्विघात बहुपद में चर के घातों को घटते क्रम में लिखने पर बहुपद का जो रूप बनता है उसे द्विघात बहुपद का मानक रूप करते हैं। उसी प्रकार द्विघात समीकरण में जब घातों को अवरोही क्रम या घटते क्रम में लिखते हैं तो इससे जो रूप बनता है उसे द्विघात समीकरण का मानक रूप करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्या हो गया, द्विघात बहुपद का मानक रूप हो गया, क्योंकि इसमें जो चर का घात है किस रूप क्रम में है, घटते हुए रूप में है। ठीक है, अब उसे ये हो गया। अब उस सवाल पे हम आते हैं, ये छूट गया था तो आपको ये भी पता हो गया। क्वेश्चन था आपका, देख लीजिए, क्वेश्चन था आपका दूसरा x प्लस 1 प्लस 8 x प्लस 2 x माइनस 2। देखिए एक क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन दिया है जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये आपको बताना है। देखिए इसको बताने के लिए या तो देखिए क्या है आपका, यह बीजगणितीय समीकरण है क्योंकि एक बीजीय व्यंजक दूसरे बीजीय व्यंजक के बराबर है। हमें यह पता लगाना है कि इस बीजगणितीय समीकरण में जो चर का घात अगर 2 रहेगा उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। अगर नहीं रहेगा उसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल करके देखते हैं कि क्या जो इसको हल करके देखेंगे कि क्या यह द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है कि नहीं। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल करेंगे, हल करके देखेंगे कि जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्रकार का जो समीकरण है के रूप का है कि नहीं। या आप ऐसे दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि हम इसको हल करके देखेंगे कि क्या इस समीकरण में चर का जो अधिकतम घात है 2 है या नहीं। अगर 2 होगा तो इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे, और 2 नहीं होगा इसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो, अगर यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो द्विघात का मानक समीकरण है के रूप का होगा तो इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे अथवा नहीं। चलिए इसको हल कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे x अब देखिए यहाँ क्या है, x कोष्ठक में x प्लस 1 प्लस 8 या क्या है कोष्ठक में x प्लस 2, यहाँ है कोष्ठक में x प्लस 3। चलिए इसको हल कीजिए, चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, ये क्या हो गया आपका। इसको हल करने पे देखिए x का बड़ा इसमें क्या हो गया आपका x स्क्वायर, इसका बड़ा इसमें माइनस 2x, इसका बड़ा इसमें क्या हो गया आपका प्लस 2x, इसका बड़ा इसमें क्या हो गया 2 गुना 4 माइनस 4। देखिए अब क्या करते हैं, देखिए माइनस 2x प्लस 2x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 बराबर बचा आपका x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इसको इधर लेकर आइए, क्या हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। क्या हो गया? देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सीधा हो गया क्या एक्स और ये प्लस 8 प्लस 4 क्या हुआ आपका 12 बराबर 0। देखिए इस समीकरण में, देखिए इस समीकरण में चर का अधिकतम भाग क्या है? 1 है। मैंने कहा था कि जब समीकरण में चर का अधिकतम भाग 2 रहेगा उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। इस समीकरण को ध्यान से देखिए, क्या इस समीकरण में जो चर का घात है 2 है? आप कहोगे नहीं सब 2 नहीं है, क्या है? 1 है। क्या हो गया यह? कहेंगे यह समीकरण तो क्या है? यह क्या हो गया? यह क्योंकि 2 नहीं, यहाँ पे जो चर का जो घात है 2 नहीं है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। अब लिखोगे यह समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। या दूसरे शब्द में कह सकते हो इसको कि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। हो गया? देखो संभव हो गया। हो गया। उसी तरह आपका आपका क्वेश्चन है x 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए आपको जांच करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है? क्या करें? सबसे पहले क्या करते हैं? इसको हल करते हैं। हल करने के बाद देखते हैं, देखिए यह क्या है? ये बीजगणितीय समीकरण है। अब हमें पता लगाना है क्या यह जो बीजगणितीय समीकरण है यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो दो देखिए क्या करेंगे? सबसे पहले हल करके देखेंगे इस समीकरण में चर का अधिकतम घात क्या हो? 2 है, तो द्विघात समीकरण होगा। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसको हल करने पर अगर इसका रूप जो है द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, तब ये क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। ठीक है? चलिए इसको हल कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस क्या हो गया? यहाँ पे 3x, ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है? अब इसको पसंद कर लीजिए। क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये क्या हो गया आपका? माइनस 1 बराबर 0। देखिए यहाँ पे जो समीकरण है, इस समीकरण में जो चर का अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो जो चर का अधिकतम घात 2 है, तो क्या हो गया? यह द्विघात समीकरण हो गया। अब देखोगे कि इस समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। या दूसरे शब्दों में कि यह समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है? इस तरह मैंने आपको 2 एग्जाम्पल की सहायता से आपको मैं बताने का प्रयास किया है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे इसको हम पहचानते हैं। ठीक है? तो अक्सर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा बीजगणितीय समीकरण दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या चाहिए कि जब बीजगणितीय समीकरण को हल करेंगे, आप देखेंगे हल करने के बाद क्या चर का इस समीकरण हल करने के बाद जो समीकरण मिलेगा उसमें आप देखोगे कि क्या चर का अधिकतम घात 2 है और अधिकतम घात 2 रहेगा, तो
तो क्या हो गया, वो द्विघात समीकरण हो गया। या दूसरे शब्दों में अगर जो समीकरण हल करने पे उसका जो रूप बनेगा वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है उस रूप का होगा, तो क्या होगा, वह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इससे संबंधित प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, आज जो आपको बताया गया है, जो इसके टर्म में इसके कंसेप्ट जो आपको बताए गए हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वैसे एग्जाम्पल की सहायता से हमने समझाने का भी प्रयास किया है। ठीक है, तो कल हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।